नमस्कार, जय हिंद। चलिए तो आप शुरू करते हैं आज पॉलिटी की अगली क्लास, जिसमें हमारा मुख्यतः टॉपिक जो होगा वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 होगा। आज हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में अध्ययन करेंगे, विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। और 1935 से लेकर 1947 के राज्य व्यवस्था या संवैधानिक विकास के क्रम में जो घटनाएं होंगी हम उसमें भी बात करेंगे। यह क्लास यूपीएसआई के लिए के संदर्भ में चलाई जा रही है। बाकी यह किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए आपको बराबर से रूप से इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर के क्वेश्चन किसी भी वनडे एग्ज़ाम में तो आने से रहा, यूपीएसआई हो या एसएससी हो या कोई भी अदर वनडे एग्ज़ाम हो। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास आज की। संविधान की प्रथम मांग किसने की थी? तो संविधान की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? संविधान की सर्वप्रथम मांग 1895 में तिलक जी ने एक विधेयक पेश किया था, जिसे हम लोग स्वराज विधेयक के नाम से जानते हैं। स्वराज विधेयक में उन्होंने संविधान की मांग की। उन्होंने कहा भारतीयों के लिए एक संविधान होनी चाहिए। विस्तृत वर्णन उन्होंने नहीं किया था, बट मांग की शुरुआत तो उन्होंने की थी, भाई संविधान की मांग होनी चाहिए। और संविधान सभा की मांग, ये दूसरी चीज़ है। संविधान की मांग सर्वप्रथम 1895 में तिलक जी के स्वराज विधेयक में थी, बाल गंगाधर तिलक। और संविधान की मांग 1922 में गांधी जी ने भी की थी कि भारतीयों के लिए भारतीयों द्वारा एक संविधान होना चाहिए। लेकिन संविधान सभा की मांग किसने की थी, ये आपका क्वेश्चन है। ये आप सोचिए, तब तक हम बताते हैं आपको आगे। अगस्त प्रस्ताव 1940। अगस्त प्रस्ताव 1940। तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। जर्मनी ने नाक में दम रख करके रखा था ब्रिटेन के। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का पलड़ा भारी था, ब्रिटेन का पलड़ा कमज़ोर था। उस समय ब्रिटेन ने भारतीयों से बिना पूछे इंडिया को इस युद्ध में इन्वॉल्व कर लिया कि भाई इंडिया भी ब्रिटेन की तरफ से युद्ध लड़ेगा, जबकि इस बारे में उन्होंने किसी भी इंडियन से कोई भी राय मशवरा नहीं लिया था कि भाई हम आपको युद्ध में रोक रहे हैं। इस युद्ध में भाग न लेने के लिए उस समय के विभिन्न क्रांतिकारियों ने जन जागरण करना शुरू किया। और उस समय के जो नेता थे, संविधान के पक्षधर थे, उन्होंने कहा कि अब आप जो है हमारे लिए संविधान सभा का गठन कीजिए, जो कि संविधान बनाएगी, तभी हम जो है आपका सहयोग करेंगे, नहीं तो हम आपको शासन चलाने नहीं देंगे। तो अंग्रेज़ों ने एक प्रस्ताव लाया अगस्त में 1940 अगस्त में उन्होंने एक प्रस्ताव लाया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। उसमें उन्होंने यह बात मानी कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए जो भारत का संविधान बनाएगी, और इसमें कुछ भारतीय भी होंगे। कुछ भारतीय, पूरे भारतीय नहीं, मतलब मैक्सिमम अंग्रेज रहेंगे, 2-4 भारतीयों को भी ले लिया जाएगा। इसी वजह से इस प्रस्ताव का विरोध किया गया, इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया कि नहीं भैया रहने दो, आप पूर्णतः भारतीयों की संविधान सभा बनाइए, कुछ भारतीयों से काम यहाँ पे नहीं चलेगा। जैसे हम पूर्ण स्वराज मांग रहे थे तो हमको उत्तरदायी शासन दे रहे हैं, वैसे हम पूर्णतः भारतीयों द्वारा भारत की संविधान सभा बनाने की बात कर रहे हैं, तो उसमें अपने बंदे घुसा रहे हैं। इसलिए इस प्रस्ताव का हमने विरोध किया था। उसके बाद 1942 में सर स्टफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन आया, जिसे हम लोग क्रिप्स मिशन कहते हैं। क्रिप्स मिशन में जो है भारत के संविधान सभा की बात की गई। क्रिप्स मिशन में यह कहा गया कि भारत के लिए पूर्णतः भारतीयों की एक संविधान सभा होनी चाहिए। युद्ध के पूर्णतः समाप्ति के बाद हम भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन हम करेंगे। उन्होंने कहा कि युद्ध की पूर्णतः समाप्ति हो जाने के बाद हम एक ऐसा संविधान सभा बनाएंगे जिसमें केवल आप भारतीय रहोगे। अब तो आप खुश हो भाई, ठीक है, केवल तुम ही लोग रहोगे, हम इसको बनाएंगे। तो इस प्रस्ताव को भी हमने अस्वीकार कर दिया। हमने कहा नहीं मंजूर है हमको। बोले भाई अब क्यों नहीं मंजूर है? हमने कहा पता नहीं कब युद्ध समाप्त हो, पता नहीं कब युद्ध समाप्त हो, और आपकी कंडीशन तो कुछ सही लग नहीं रही है। पता नहीं युद्ध समाप्ति पे आप बचो कि न बचो। तो फिर तो उन्होंने कहा फिर बोले युद्ध छोड़ो। गांधी जी ने इसी समय कहा था कि अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ के जाओ, भारत को भारतीयों के लिए छोड़ के जाओ। मैंने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं है ना,
कब युद्ध समाप्त होगा, कब आप संविधान सभा बनाएंगे, कब हम स्वतंत्र होंगे, ये सब नहीं। आप एक काम करिए, हमारी संविधान सभा बना दीजिए, युद्ध तो चलता रहेगा, तो हम आपकी मदद करेंगे। तो क्रिप्स मिशन को भी हमने अस्वीकार कर दिया। सर स्टुअर्ट क्रिप्स के नेतृत्व में यह मिशन 1942 में आया था भारत में, मार्च के महीने में आया था। ये थोड़ा सा फैक्चुअल बात है, आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम अपन। इसी मिशन को महात्मा गांधी जी ने एक दिवालिया बैंक का पूर्व तिथि चेक कहा था। गांधी जी ने का यही वक्तव्य था कि यह एक दिवालिया बैंक का पूर्व तिथि चेक है। मतलब आपका तो भरोसा नहीं है, कितने दिन आप चलोगे और हमको हमारी संविधान सभा बनाने का वादा करके जा रहे हो, पहले आप खुद तो बच लो। इसीलिए इसका हमने प्रॉपर रूप से विरोध किया, व्यापक रूप से विरोध किया और हमने इसे नहीं माना। आगे आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1945 में युद्ध समाप्त हो गया। जैसा कि आपको पता है, नागासाकी और हिरोशिमा पे बम गिरने के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया। अमेरिका के कायदे से परमाणु हमले शुरू करते ही जो जर्मनी के गुट थे वो उनकी पराजय होना शुरू हो गई और ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में जीत गया। ब्रिटेन अपने दम पे नहीं जीता था, ब्रिटेन जीता था इसके दम पे, अपना अमेरिका के दम पे। जो भी हो, द्वितीय वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ। अब द्वितीय वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद वहाँ चुनाव हुए इंग्लैंड में। इंग्लैंड के चुनाव में विंस्टन चर्चिल, जो कि भारत के, इंग्लैंड में चुनाव हुआ, वहाँ के चुनाव में विंस्टन चर्चिल जो कि भारत की आज़ादी के कट्टर विरोधी थे, वो चाहते नहीं थे कि भारतीय आज़ाद हों। विंस्टन चर्चिल जो भारत के फ्रीडम के बहुत बड़े विरोधी थे, तो वो चाहते नहीं थे कि भारत आज़ाद हो। उनकी सरकार चली गई, विंस्टन चर्चिल की गवर्नमेंट चली गई। उनके स्थान पर चुने गए क्लीमेंट एटली, वह नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बने। इटली ने इसी मुद्दे पर चुनाव ही लड़ा था कि हम जीतने के बाद भारतीयों को आज़ाद कर देंगे। तो उसके क्लीमेंट एटली जो है वो चुनाव वहाँ जीत गए। जीतने के बाद क्लीमेंट एटली ने तुरंत 1945 में ही एक कैबिनेट मिशन का गठन किया। एक मिशन का गठन किया कि भैया आप लोग जाओ इंडिया में, देखो भारत की संविधान सभा का चुनाव कैसे हो सकता है, भारत की संविधान सभा बन कैसे सकती है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, क्या सिचुएशन है वो आप देखो, जाओ। तो उन्होंने कहा कि जाओ। तो उस समय उन्होंने 3 लोगों की एक समिति बनाई जिसे हम लोग कैबिनेट मिशन कहते हैं। अब हम फिर आ जाते हैं कैबिनेट मिशन में। कैबिनेट मिशन के सर पेंटिंग लॉरेंस चीफ थे, अध्यक्ष थे, सर स्टुअर्ट क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये क्रिप्स मिशन वाले साहब हैं। 3 लोग उसमें सदस्य थे। सर पेंटिंग लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, चीफ थे, और अलेक्जेंडर क्रिप्स तथा स्टुअर्ट क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, हो सकता है आपके दिमाग में आ भी रहा हो कि इसे कैबिनेट मिशन क्यों कहते हैं। जैसे साइमन कमीशन इसलिए कहते थे कि जॉर्ज साइमन के नेतृत्व में था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इसलिए कहते थे, उसमें मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड 2 लोग थे। यहाँ पर तो किसी का नाम लॉरेंस, यहाँ पे कैबिनेट किसी का नाम दिख नहीं रहा है। ये लॉरेंस है, लॉरेंस मिशन आप कहते थे, क्रिप्स मिशन कहते थे, अलेक्जेंडर मिशन कहते थे, क्यों कहा गया है? सोचिए, नहीं समझ में आ रहा है। ये तीनों जो महानुभाव थे, ये तीनों महानुभाव ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। ये तीनों ब्रिटिश सरकार के मंत्रिमंडल के कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। इसीलिए चूंकि यह मिशन कैबिनेट मंत्रियों की मिशन है, इसीलिए इस मिशन को कैबिनेट मिशन कहा गया। चूंकि यह कैबिनेट मंत्रियों की मिशन है, इसलिए इस मिशन को कैबिनेट मिशन कहा गया। ये नहीं कि संविधान सभा बनाने आया तो कैबिनेट मिशन कह दिया गया, नहीं। क्यों? ये भाई कोई भी पूछ लिया तो आप हमारे साथ पढ़ते हो तो आपको जो है कहीं भी चुप नहीं रहना है, बोलते हुए नज़र में आना है। कोई पूछे भाई कैबिनेट मिशन कब आया था, मान लो क्वेश्चन की सीरीज शुरू हुई, कैबिनेट मिशन कब भारत आया, आप खुश कि भाई कैबिनेट मिशन कब भारत के आया। ये बच्चों वाला सवाल पूछ रहे हो आप। 1946 में। उसने कहा अच्छा ठीक है, बना कब था, आप फिर हम मुस्कुराएंगे, हे बना कब था, 1945 में। अब वो थोड़ा सा और टाइट करेगा क्वेश्चन, बोलेगा कैबिनेट मिशन को कैबिनेट मिशन क्यों कहते हैं। कोई नॉर्मल बच्चा होगा बोले यार तू पागल है, कैबिनेट मिशन को कैबिनेट मिशन कहते हैं तो कहते हैं। अभी आप बोले चांद को चांद क्यों कहते हैं, सूरज को सूरज क्यों कहते हैं, ये कौन सी बात हुई। नहीं,
आप हमारे साथ पढ़े इसलिए आप उसको बोलेंगे कि यह कैबिनेट मंत्रियों की मिशन थी, इसलिए कैबिनेट मंत्रियों की समिति थी, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने ओरिजिनल अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्लीमेंट एटली का प्रधानमंत्री बने। क्लीमेंट एटली ने कहा था कि भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी, और उन्होंने माउंटबेटन को 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत विभाजन योजना प्रस्तुत की। 15 अगस्त 1947 को भारत तथा 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नाम के दो अलग अलग आज़ाद देश बने। 14 अगस्त 1945 को पाकिस्तान, यह भारत स्वतंत्रता अधिनियम के पॉइंट्स हैं। ये कहाँ कहा गया है भाई कि पाकिस्तान और भारत दो अलग अलग राज्य बनेंगे? तो ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम में कहा गया था कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त 1947 को भारत दो आज़ाद देश बने। नेक्स्ट, भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ तथा पाकिस्तान नाम का एक नया देश बना। 3 जून को माउंटबेटन साहब ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसके तहत उन्होंने भारत को, अखंड भारत उस समय जो था, ऐसे रहा होगा उस समय का भारत, ये पाकिस्तान का भी पूरा हिस्सा था, तो उन्हें पाकिस्तान एक इधर एक यहाँ अलगा दिया था, दो पाकिस्तान उन्होंने बना दिए, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान। तो माउंटबेटन योजना 3 जून के तहत भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान नाम का एक नया देश बना। और आपको तो पता है, जो पैदा हुआ है वो कभी न कभी तो मरेगा ही, तो कल को हो सकता है ये ना भी रहे। जब तक दो दो देशों के संविधान सभा नया संविधान नहीं बना लेती, तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा शासन। आइए इस पॉइंट को आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। संविधान सभा तो बन गई, संविधान सभा ने अपना काम भी शुरू कर दिया था। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक भी हो गई थी संविधान सभा की। ये तो हम अभी संविधान सभा के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हमने तो अपना काम शुरू कर दिया था, लेकिन अब अंग्रेज 1947 में हमको आज़ाद कर दिए थे। 1947 को 15 अगस्त को हम आज़ाद हो गए थे। संविधान सभा का संविधान बना नहीं था, संविधान 1950 में बनता। तो ये हुआ कि तब तक हमारा शासन कैसे चलेगा भाई? आप 1950 में नया संविधान बनेगा, फिर उसके रूल्स लागू होंगे, इस टाइम लगेगा ना, तो तब तक हम बताइए शासन कैसे चलेगा अपना? तो तब तक के लिए 1947 के भारत शासन अधिनियम में यह लिखा गया था कि जब तक दोनों देशों के संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाते हैं, तब तक 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत शासन की व्यवस्था संचालित की जाती रहेगी। अर्थात शासन का कार्य नहीं रुकेगा, हम 1935 के अधिनियम से शासन करते रहेंगे। यह बात कही गई थी 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में। संविधान सभा का दोहरा कार्य ये हुआ कि चलिए ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ तक ठीक है, संविधान आपका बन के तैयार हो गया, शासन 1935 के अधिनियम से करेंगे भी ठीक है। मान लीजिए कुछ नया कानून बनाना हो तो सांसद के रूप में कार्य आपका कौन करेगा? तो उसी अधिनियम में यानी 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में भी यह लिखा गया कि संविधान सभा संविधान निर्माण के साथ साथ संसद का भी कार्य करेगी। संविधान सभा संविधान निर्माण का भी कार्य कर रही थी उस समय, संसद का भी कार्य कर रही थी, यह दोहरी भूमिका निभा रही थी संविधान सभा। यह ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया भारत के लिए अंतिम कानून था। इसके बाद ब्रिटेन वासियों को भारत पर कानून लागू करने का सौभाग्य नहीं मिला। 1947 के अधिनियम के बाद फिर हमने उनको मौका ही नहीं दिया कि वो कभी हमारे ऊपर कानून लागू कर पाएँ। तो यह भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत द्वारा बनाया गया अंतिम कानून कौन था, ये हमने बता दिया। अब आते हैं भारत के एकीकरण की बात। तो उस समय जो जिस समय अंग्रेज भारत छोड़ के गए या भारत की विभाजन की बात कर दी थी, उस समय लगभग 563 देशी रियासतों में भारत बटा हुआ था। हर 10 किलोमीटर पे एक अलग राजा थे। कुछ तो छोटी छोटी रियासतें थी और कुछ बहुत बड़ी बड़ी रियासतें थी, जैसे बीकानेर, जैसलमेर, दो राजस्थान की बड़ी रियासतें थी। जूनागढ़ गुजरात के सौराष्ट्र में था। हैदराबाद, भोपाल एंड जम्मू एंड कश्मीर बड़ी बड़ी रियासतें थी। रियासत के एकीकरण का कार्य उस समय गृह मंत्री थे अपने
ये पटेल साहब, सरदार पटेल साहब, वल्लभ भाई पटेल साहब उस समय भारत के गृह मंत्री थे। देशी रियासतें गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती थी तथा देशी रियासतों के सचिव उस समय वीपी मेनन थे। देशी रियासतों के सचिव वीपी मेनन थे। इन्होंने एक बुक भी बहुत बढ़िया लिखी है, द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स की, जो कि जिससे हमको भारत के एकीकरण की जानकारी मिलती है। तो गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल साहब थे। इनको देशी रियासतों के एकीकरण का जिम्मा सौंपा गया। और अगर पटेल साहब इतने कुशल नेता न होते, किसी तरह से यह कहा जा सकता है कि अगर सरदार पटेल जैसा लौह पुरुष हमको न मिला होता तो शायद है कि आज हम भारत का यह स्वरूप नहीं देख पा रहे होते। भारत का यह स्वरूप जो उन्होंने बना के दिया है हमको, या तो हम नहीं देख पा रहे होते। अब तक भारत कम से कम नहीं कुछ तो 20 राज्य में बटा हुआ होता। जब ब्रिटेन वाले गए थे तो उन्होंने हमको केवल ब्रिटिश इंडिया का प्रांत दे के गए थे, देशी रियासतों का प्रांत उन्होंने हमको नहीं दिया था। देशी रियासतों को उन्होंने यह छूट दी थी कि आप चाहो तो इंडिया के साथ रहो, चाहो तो आप पाकिस्तान के साथ रहो, चाहो तो आप स्वतंत्र रहो, आपका जो मन करे वो करो, हम आपसे कुछ दबाव नहीं डालते हैं। तो मैक्सिमम राजा यह चाहते थे कि हम स्वतंत्र रहे। मैक्सिमम राजा के मन में यह इच्छा थी। लेकिन अगर आप इंडियन के टेरिटरी में हो तो आप स्वतंत्र रहने का सवाल तो कम ही पैदा होता है, और पाकिस्तान स्वतंत्र रहने आपको देगा नहीं। ठीक, लेकिन फिर भी कुछ होते हैं, तुर्रम खान। अच्छा, हैदराबाद वाले तो मैं इसको बेवकूफ़ ही कहूँगा। मान लो हैदराबाद का हुआ, भोपाल का हुआ, मान लो जूनागढ़ वाला ठीक था, यह पानी के रास्ते पाकिस्तान जा सकता था, इसने पाकिस्तान में मिलने का मामला है, चलो ठीक है। जम्मू कश्मीर बॉर्डर था, इसका भी हो सकता था। बट ये हैदराबाद किसके दम पे स्वतंत्र रहने की बोल रहा था? भाई इंडिया है, इंडिया आपको ना निकलने देगा तो आप जाओगे कहाँ? खाने के लिए मर जाओगे। तो जैसा भी था उस समय की ये कंडीशन थी। चलिए बात हम अपने अधिनियम पर। कंडीशन आपको थोड़ा सा मैंने कहा दिखा देते हैं, ये इतिहास का विषय है, विस्तृत रूप से नहीं होगा। तो देशी रियासतों को यह छूट थी कि वे चाहें तो स्वतंत्र रहें, चाहें तो इंडिया के साथ जाए, चाहें तो पाकिस्तान के साथ जाए। सरदार पटेल साहब उस समय हमारे गृह मंत्री थे। उन्होंने कायदे से गाजर और लाठी की नीति अपनाई तथा 529 रियासतों का एकीकरण उन्होंने किया था। तो हमको जो पॉलिटी की दृष्टि से पढ़ना है वो यही है कि देशी रियासतों को इस बात की छूट थी कि वे चाहें तो भारत के साथ रहें, चाहे तो पाकिस्तान के साथ रहें, और अगर कर सकें तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। अब 2-3 उस समय के जो आते हैं, क्या बोलेंगे उसको, क्या शब्द आएगा हिंदी का उसके लिए? डेढ़ साढ़े एक कॉमन में है, या फिर तुर्रम खान, जो हिंदी में प्रसिद्ध शब्द है। 2-3 अपने आप को तुर्रम खान समझे थे। एक भैया था जूनागढ़। जूनागढ़ ने कहा कि हम कुछ दिन तो उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे, फिर बोला भैया हम पाकिस्तान से मिलेंगे। आबादी वहाँ की हिंदू थी, शासक वहाँ का मुस्लिम था, टेरिटरी वह इंडिया की थी, तो आप कैसे पाकिस्तान से मिल सकते हो? तो सरदार पटेल ने वहाँ करवा दिया विद्रोह। वहाँ की जनता ने विद्रोह किया। वहाँ का शासक भाग गया कराची, जो कि ये इसका बेनजीर भुट्टो के दादा है, दादा या नाना, दादा ही लगेंगे बेनजीर भुट्टो के। क्या नाम है उसका, नाम नहीं आ रहा है, वो अपने मतलब का भी नहीं है, ये इतिहास का सब्जेक्ट है। तो जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ का हमने विलय किया। तो हमने कहा ऐसे हम जूनागढ़ का विलय नहीं करेंगे। वहाँ के वजीर जो थे उन्होंने हमको रिटर्न में एक लेटर लिखा पटेल साहब को कि भैया आइए आप जूनागढ़ का भारत में विलय कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम जूनागढ़ का हम ऐसे विलय नहीं करेंगे। उन्होंने कहा फिर बोले हम वहाँ पे जनमत संग्रह कराएंगे, जनता का जो मन होगा उसी के हिसाब से है भारत या पाकिस्तान में मिलेगा। तो जूनागढ़ का विलय हमने जनमत संग्रह से किया था। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद का विलय हैदराबाद का विलय हैदराबाद नहीं मान रहा था, इसलिए अक्टूबर 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत हमने जूनागढ़ का विलय किया था। अक्टूबर 1948 ऑपरेशन पोलो के एक पुलिस कार्यवाही के तहत जूनागढ़ का विलय हुआ था।
जम्मू कश्मीर का विलय। जम्मू कश्मीर का विलय 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय राजा हरि सिंह के विलय पत्र पर साइन करने के बाद हुआ था। तो 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का भी हमने विलय कर लिया था। आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल देशी रियासतों गृह मंत्री थे, देशी रियासतों के मंत्री थे तथा वीपी मेनन देशी रियासतों के उस समय तक के सचिव थे। ठीक है।